जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक पहलू। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम जानने वाले हैं कि जो किशोरावस्था होगी, जैसे किशोरावस्था किसे कहते हैं, वो सारी चीज़ जानेंगे हम इसके अंदर। उसके अंदर कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं और परिवर्तन आने में जैसे बौद्धिक विकास भी मायने रखता है। हमें मनोवैज्ञानिक तौर पे समझना होगा, सीखना होगा कि कौन क्या प्रदर्शन कर सकता है, किस तरीके से खेल सकता है, क्या उसकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, है ना। मनोविज्ञान को भी समझना होगा, साइकोलॉजी को भी समझना होगा, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 6 होगा। इससे पहले 5 चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं फिजिकल एजुकेशन के, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन आंसर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए। देखिए, किशोरावस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं, किशोरावस्था में कैसे कैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। अब किशोरावस्था क्या होती है, जो 18 वर्ष की आयु के इर्द गिर्द जो एज घूमती है ना, उसको किशोरावस्था कहते हैं। यानी 18 साल की एज में क्या क्या चीज़ें परिवर्तन देखने को मिलता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए, शारीरिक परिवर्तन, फिर कुछ भावनात्मक परिवर्तन देखेंगे, फिर कुछ सामाजिक परिवर्तन देखेंगे। यानी समाज में रहते हुए भी तो परिवर्तन देखने को मिलता है ना, जैसे बच्चे की आवाज़ वगैरह परिवर्तन, है ना, और समाज में रहते हुए उसके सोचने समझने की शक्ति में परिवर्तन। तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग बांट के देखेंगे। पहले मैं बताने जा रहा हूँ शारीरिक परिवर्तन, यानी कि शरीर में क्या क्या परिवर्तन आता है किशोरावस्था में। सब लोग इस उम्र से गुजर चुके होंगे या कई बच्चे होंगे भी इस उम्र में। देखिए क्या है, तो हड्डियां और मांसपेशियां अपने अंतिम आकार को प्राप्त करती हैं। यानी किशोरावस्था 18 साल की आयु ऐसी मानी जाती है कि इसके बाद हाइट वगैरह बढ़ना बंद हो जाती है, ये फिक्स हो जाएगी फिर। ठीक है, उसके बाद है अंगों का विकास और कार्य अपने चरम पर होते हैं। इस टाइम पे जानते हो क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हर एक चीज़ करने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर हो जाती है ना। तो एक ये हो गया। उसके बाद है सभी ग्रंथियाँ लगभग सक्रिय हो जाती हैं। ऊंचाई और वजन में वृद्धि होती है। इस एज में क्या होता है, ऊंचाई और वजन में वृद्धि होगी और सभी ग्रंथियां लगभग सक्रिय हो जाती है। आप बिल्कुल एक्टिवेट रहोगे कोई भी काम करने के लिए, है ना। इस एज में क्या होता है, उत्सुकता बहुत ज़्यादा रहती है। हमारी बात समझ में ये चीज़। उसके बाद है बच्चा यौन परिपक्व और प्रजनन करने में सक्षम हो जाता है। यानी वो अब एडल्ट हो चुका है, यानी कि बोल सकते हैं एडल्ट हो गया, 18 साल से ऊपर जाता है, 18 साल का हो गया तो वो बच्चों को जन्म देने लायक भी हो जाता है। ठीक है, लड़कों में आवाज़ कठोर हो जाती है और लड़कियों में नरम हो जाती है। लड़कों में आवाज़ देखा होगा आप लोगों ने, फील भी किया होगा ये चीज़ कि पहले 18 साल से पहले जो है 16, 17, 14 में थोड़ी आवाज़ जो पतली होती है लड़कों में, और धीरे धीरे यही आवाज़ क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, वजन में भारी हो जाती है ना। ये चीज़ ये शारीरिक है। ठीक है, अब आ जाता है भावनात्मक परिवर्तन दिमाग में, यानी भावनाओं में, रोना, हंसना, गाना, इन सब में भी चेंजेस होते हैं, जैसे सोचने में भी। देखिए भावनाएं जैसे कि क्रोध बहुत ज़्यादा आने लग जाता है, प्रेम उस टाइम उमड़ के सामने आता, भय, खुशी आदि अस्थिर हैं और एक व्यक्ति उन्हें नियंत्रित करने में असमर्थ होता है। और कभी कभी इस चरण की शुरुआत तर्कहीन होती है। यानी कभी कभी तो ये समझते ही नहीं है कुछ भी इस उम्र के बच्चे, और इनमें क्या होता है, क्रोध की भावना भी बहुत होती है, लड़ाई झगड़े वाली भावना, है ना, खुशी, और बहुत इंस्टेंट आएगा, कभी खुशी कभी गम। देखिए उसके बाद क्या है, किशोरावस्था के बाद के वर्षों में वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होती है और भावनात्मक रूप से स्थिर हो जाती है। ये चीज़ हमें याद रखना है। धीरे धीरे क्या होता है कि ये क्या होता है, किशोरावस्था के बाद वर्षों में वह अपनी जो है के बाद के वर्षों में वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम। यानी पहले अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन अब क्या है, 18 साल के बाद जैसे जैसे पहुँचते गए 18 साल की उम्र में उसमें भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, भावनात्मक रूप से स्थिर हो जाता है वो। फिर बच्चा अपनी आत्मा, आत्मचेतना, आत्मसम्मान और व्यक्तिगत गौरव के बारे में बहुत चिंतित हो जाता है। इस टाइम पे इनको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी हो जाती है। इस उम्र में किशोरावस्था में सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी किसी ने कुछ बोल दिया, गलत बोला है तो हाँ मैं देख लूँगा, इस उम्र में ही बच्चे जाते हैं लड़ाई झगड़ा पे उतारू हो जाते हैं।
और धीरे धीरे जब बड़े होने लग जाते हैं ना, 21 साल 22 साल 23 साल और 25 साल के बाद तो उनका माइंड बिल्कुल स्थिर हो जाता है, क्योंकि वो उस एज में ना 25 साल की एज में बच्चा क्या होता है, बच्चा तो बोलेंगे नहीं, अब बड़ा हो चुका है वो, तो 25 साल की एज में करियर की प्रॉब्लम, करियर का टेंशन, और क्या है उसके जीवन में रिलेशनशिप की टेंशन, जो फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, सबको सोच विचार करके उसका मन शांत हो जाता है। शांत हो जाएगा तो वो गलत कार्य जल्दी नहीं करता, यानी कि लड़ाई झगड़ा ये वो, अब उसे पता चल गया है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, अब जो करना है मुझे क्या करना है, अपने करियर के लिए करना है, अपने भविष्य के लिए करना है, अच्छा बनना है, ये चीज़ें हो जाती हैं, तो ये भावनात्मक हो जाएगी। कुछ है सामाजिक परिवर्तन भी उस उम्र में देखने को मिलते हैं। सामाजिक परिवर्तन में क्या आ जाएगा, किशोर परिवार के साथ अपने संबंध बदल लेते हैं, वे अपने माता पिता के जो है माता पिता से खुद को अलग करते हैं, धीरे 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 उनका माइंड ऐसा हो जाता है ना कि अपने आप को अलग समझने लग जाएंगे, जो कोई समझा भी रहा होगा उसको नहीं मानते सब। अगर बच्चा प्यार मोहब्बत में फंस गया तब तो वो गया, यानी कि माँ बाप की नहीं सुनेगा, किसी की नहीं सुनता, लड़ने पे उतारू, अरे हट जाओ वो तो मेरी ज़िंदगी मोहब्बत है, ऐसा हो जाएगा, माँ बाप को उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं सब, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद किशोर अपने दोस्तों के समूह को महत्व देता है, दोस्ती यारी में ज़्यादा रहना शुरू कर देता है और अपने माता पिता के बजाय उनके प्रति वफादार बनता है, यानी दोस्तों के प्रति ज़्यादा वफादार बन जाएगा इस एज में, किशोरावस्था में, है ना। तो खतरनाक उम्र है ये, थोड़ा संभाल के। वे महसूस करते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हर चीज़ से अलग हो जाना चाहते हैं, ठीक है। वे अपने मित्र समूह से अस्वीकृति के बजाय स्वीकृति चाहते हैं, यानी कोई उनको ना बोले, सब हाँ ही हाँ में जवाब दें उसको, ये किशोर अवस्था में होता है। ये क्या भावनात्मक, ये सामाजिक है, समाज में रहते हुए, है ना, एक चीज़। उसके बाद है संज्ञानात्मक परिवर्तन, यानी कि इसमें क्या होता है, किशोर की सोच अमूर्त हो जाती है, अब वह तर्क के साथ एक मुद्दे पर सोच सकते हैं, कभी कभी वे आलोचनात्मक चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, यानी कि अब वो क्या करने लग जाएंगे, मेज़र करने लग जाएंगे चीज़ों को, समझदारी से थोड़ा बहुत काम लेंगे, यानी कि अब वो जैसे पहले की उम्र में था, कुछ याद नहीं रहता था, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती थी, अब धीरे धीरे वो चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, वो समझना शुरू करेंगे, ये उम्र ऐसी होती है। वे विकसित होते हैं और तर्क शक्ति और पर्यावरण की हर बात को अपने तरीके से व्याख्या करते हैं, यानी अब वो सोचने समझने की शक्ति भी उनमें बहुत ज़्यादा विकसित धीरे धीरे होने लग जाती है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, एक बार दोनों हाथ उठा के नाच दो बढ़िया से, ठीक है। चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, अधिगम की अवधारणा को समझाएं। भाई ये अधिगम क्या होता है, अधिगम अधिगम तो क्या है, जरा आप लोग आंसर अपने स्क्रीन पर देखिए, ठीक है ना। देखिए अधिगम की जो है अवधारणा किसे कहते हैं, अधिगम क्या होता है पहले वो जान लो। देखिए अधिगम को व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह परिवर्तन शिक्षा, अनुभव, अध्ययन और अभ्यास के परिणाम के कारण हो सकता है। ये आंतरिक परिवर्तन दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन व्यवहार और प्रदर्शन से देखे जा सकते हैं। देखिए अधिगम क्या होता है, ये दिख नहीं रहा है लेकिन ये हमारे अंदर है। जो चीज़ें हम लोग प्रदर्शित करते हैं व्यवहार के तौर पे, जैसे क्या बोला जा रहा है कि यह परिवर्तन शिक्षा के तौर पे, अनुभव यानी एक्सपीरियंस, अध्ययन और अभ्यास के परिणाम के कारण हो सकता है। ये आंतरिक परिवर्तन दिखाई नहीं देते लेकिन व्यवहार और प्रदर्शन से देखे जा सकते हैं। जैसे अच्छी भावनाएं आना, अच्छा प्रदर्शन करना, अच्छे व्यवहार करना, लोगों से हाथ जोड़कर बात करना, अच्छी रिस्पेक्ट देना, लोगों को रिस्पेक्ट करना लोगों की, ये सब चीज़ें। देखिए तो अधिगम को 3 डोमेन में विभाजित किया जा सकता है। जैसे 3 तरीके से देखा जा सकता है इसको। पहला है संज्ञानात्मक। तो अधिगम समझ में आया ना, अधिगम क्या होता है, दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है। ये कैसे नज़र आ सकती है, अंदरूनी चीज़ होती है। जैसे हमारी सोच क्या होता है इसमें कि हम दूसरों से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, अभ्यास प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये अधिगम होता है, ठीक है। देखिए तो संज्ञानात्मक में क्या होगा, संज्ञानात्मक शिक्षण में शारीरिक शिक्षक या प्रशिक्षक सीखने का संबंध व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाने और जो है अधिगम मतलब बढ़ाना किसी चीज़ को, समस्या का समझ बढ़ाने और अवधारणाओं को विकसित करने और पहचानने से है। यानी कि अच्छी बुरी चीज़ें पहचानना ही अधिगम कहलाता है। जो कैसे नज़र आ रहा हमें, हमारी विवेक, हमारी बुद्धि में से ये सारी चीज़ें। उसके बाद अवधारणाओं को विकसित करने
और पहचानने से है। वे व्यक्ति के तर्क स्तर और मूल्यांकन और महत्वपूर्ण सोच को जो है विकसित करने से भी निपटते हैं। इस डोमेन का मुख्य फोकस होता है मानसिक प्रक्रिया, यानी कि आपको अच्छी चीज़ें करने पर जोर देगा, बल देगा, और जिसे अधिगम के माध्यम से प्राप्त और सुधार किया जा सकता है। तो अधिगम क्या होता है? अधिगम आपको सोचने समझने की क्रिया को, आपके सोचने समझने की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देता है ना। इससे क्या होता है, समाज में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा। दूसरा इसी में बोल रखा प्रभावी। कैसा प्रभावी? देखिए, इस डोमेन में शारीरिक शिक्षक जो है का संबंध दृष्टिकोण, प्रशंसा और मूल्यों से है। उसके शिक्षण के माध्यम से शारीरिक गतिविधि, जैसे हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, और खेल के लिए पूर्ण विकसित करता है। शिक्षक खेल भावना, टीम का काम, समर्पण, अनुगमन और नेतृत्व जैसे मूल्यों को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा सराहना उन कारकों में से एक है। सराहना मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ करना। तो सराहना उन कारकों में से एक है जो विश्वास से स्तर को प्रभावी करती हैं, जो सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि प्रभावी कैसा? किसी चीज़ के ऊपर आप और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना प्रभाव और अच्छा डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे क्या है, ध्यान सुनिएगा। एक शिक्षक शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए अपने छात्रों की सराहना करता है। जैसे भाई कोई भी टीचर है, अब कोई टीचर हो गए, वो क्या चाह रहे हैं? फिजिकल एजुकेशन में बच्चे और ज़्यादा अच्छा बने, तो बच्चों की तारीफ करेंगे, सराहना करेंगे उनकी, कि देखो बच्चों तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और अच्छा कर सकते हो, है ना। यही सब तो होता है ना। तो वही चीज़ है। तो इससे क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा बहुत अच्छा बच्चों के ऊपर। तो बोला जा रहा है एक शिक्षक शारीरिक शिक्षा में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए अपने छात्रों की सराहना करता है और उनके प्रदर्शन को और बेहतर बनाने में मदद करता है। तो अधिगम क्या है? किसी चीज़ को और बढ़ाना। किस चीज़ को बढ़ाना है यहाँ पे? व्यवहार को, प्रदर्शन को, शिक्षा को, हर एक चीज़ को बढ़ाना ही अधिगम कहलाता है। तो एक तो हमने संज्ञानात्मक तौर पे देखा, और एक देखा हमने प्रभावी, यानी क्या प्रभाव डाल रहा है कोई भी चीज़। ठीक है, तो देखिए तीसरा इसी में बोल रखा है जो है साइकोमोटर। अभी साइकोमोटर क्या होता है? दिमाग से जुड़ी हुई चीज़ है, ध्यान सुनिएगा। देखो, शिक्षण में साइकोमोटर सीखने का संबंध मोटर कौशल के अधिग्रहण और परिशोधन से है। एक शिक्षक को उन क्षमताओं को सुलझाने, ध्यान सुनेगा, सुलझाने, स्पष्ट करने और सकारात्मक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, जिसमें व्यक्ति की शारीरिक स्थिति, आयु, व्यक्ति की सीखने की अवस्था को ध्यान में रखते हुए बुनियादी मोटर कौशल के साथ साथ जो है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में विशिष्ट कौशल शामिल है। कहने का मतलब क्या है? साइकोमोटर का मतलब क्या होगा कि जैसे आपके सामने कोई है, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ बच्चे हैं, जो भी हैं, आप क्या कर रहे हो? उनकी चाहे आर्थिक हो, चाहे कोई शारीरिक, कोई भी चीज़ को देखकर आप उसमें क्या कर रहे हो? उनका बौद्धिक, मानसिक या कैसा भी विकास करना शुरू कर दे रहे हो ना। क्या चीज़ करके? उनकी स्थिति को देखकर, उनकी स्थिति को देखकर आप क्या करना है? उनके ऊपर ध्यान देना जब शुरू कर दे रहे हो, तो वो क्या है? साइकोमोटर। ये क्या करेगा? अधिगम को बढ़ाएगा। क्या करेगा? अधिगम को। तो अधिगम क्या होता है? अधिगम की अवधारणा को समझाएं। अधिगम किसी भी चीज़ के विकास को हम कह सकते हैं। हमारे संज्ञानात्मक तौर पर इसको बढ़ाया जा सकता है, प्रभावी तौर पर, और साइकोमोटर। प्रभावी में यही था ना कि दूसरे का सराहना करके उसको जो है आगे बढ़ाना, उलहना नहीं, मजाक नहीं किसी का बना, सराहना करनी है, तारीफ करके। और देखो कई बार ऐसा भी होता है जब हम किसी की तारीफ करते हैं, तो तारीफ में क्या होता है? अच्छी चीज़ के लिए तारीफ बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे कुछ बच्चे हैं, अब वो डिमोटिवेट हो गए, हम क्या बोले? अरे तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, पढ़ो, दिमाग लगाओ, टाइम दो, अच्छे से अच्छा करो, तो वो और ज़्यादा, है ना। तो ये किसको बढ़ाएगा? अधिगम को बढ़ाएगा। क्लियर हो गई? ठीक है, अगर आ गया हो समझ में तो किताब साइड में रख के थोड़ा सा एक बार नाच दो बढ़िया से। देखिए, तो अब हम देखेंगे इसमें थर्ड क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा आप लोग। देखिए, सेकंड समझ में आ गया ना। देखिए,
थर्ड क्या है, मनोवैज्ञानिक कारक खिलाड़ियों को के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए मनोवैज्ञानिक बहुत ज़्यादा जरूरी है, मनोविज्ञान बहुत ज़्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। कैसे जरूरी है मनोविज्ञान, तो देखिए मेरे पास कुछ बच्चे आए, अब वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो क्या मैं उनके साथ भी वही ट्रीट करूं, वही सेम व्यवहार करूं जैसे पढ़े जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे सेम वही नहीं, उनके साथ थोड़ा सा अलग बिहेवियर करना पड़ेगा ताकि वो भी उस लेवल तक पहुंच सकें, आ रही बात समझ में, अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना आवश्यक हो जाएगा। देखिए कैसे, तो मनोवैज्ञानिक कारक खिलाड़ियों के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करते हैं, व्याख्या करें। तो खेल मनोविज्ञान का अध्ययन, देखिए कोई भी खिलाड़ी होता है, हर किसी की मानसिक शारीरिक स्थिति सेम नहीं होती है, इसीलिए मनोविज्ञान का यानी पहले मनोवैज्ञानिक तौर पर उनको समझें, है ना। कोई बहुत इमोशनल है, कोई बहुत जो है रूड है, ऐसा भी तो होता है ना। देखिए तो खेल मनोविज्ञान का अध्ययन, खेल मनोविज्ञान का अध्ययन खेल और शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी और प्रदर्शन पर मनोवैज्ञानिक कारकों के प्रभाव से संबंधित उदाहरण, जैसे वे व्यक्ति जिनके पास एक उच्च आत्मविश्वास स्तर है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, वे गतिविधि में भाग ले सकते हैं, अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। भाई देखो जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो सबसे पहले क्या करो, जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है उसको कॉन्फिडेंस लेवल उसका ऊपर करो। जब कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास बनेगा और उस खेल के प्रदर्शन में वो 4 चांद लगा देगा, 4 क्या 5 चांद लगा देगा, 5 स्टार बना देगा। देखिए उसके बाद बोला जा रहा है कि ठीक है, बोला जाए जिन व्यक्तियों को अधिक चिंता होती है उनके प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिल सकती है। जो व्यक्ति तथ्य जो है मेटिंग तकनीकों का उपयोग करते हैं वे खेल में बेहतर जो है प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी कि आप क्या करो, जो कोई भी खेल रहा है ना, कोई भी तथ्य है अगर वीक है तो उसको मजबूत बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नई नई चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं प्रदर्शन को अच्छा करने के लिए। और खेल मनोविज्ञान को मनोवैज्ञानिक कारकों पर खेल और शारीरिक गतिविधि में भाग लेने और प्रदर्शन करने में प्रभाव के रूप में भी समझाया जा सकता है। ठीक है, समझाया गया है। और उदाहरण के लिए जो व्यक्ति नियमित रूप से खेलों में भाग ले रहे हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो देखो मनोविज्ञान क्या सिखाता है कि किसी के भी प्रदर्शन को और अच्छा किया जा सकता है खेलने से पहले ही। ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ाना मनोविज्ञान का काम होता है, मानसिक तौर पे उसको समझना होता है। कोई भी है उसको पहले समझो, है ना, ताकि वो जिस चीज़ में कमज़ोर है उस चीज़ को और अच्छा बनाया जा सके। ठीक बा। देखिए उसके बाद है शारीरिक गतिविधि से बच्चे के आत्मविश्वास में सुधार आता है। जब हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसके आत्मविश्वास में जो है सुधार आएगा। खेल गतिविधि में भागीदारी व्यक्तित्व विकास को बढ़ा सकती है। खेलों में नियमित भागीदारी से चिंता कम हो सकती है। अगर नियमित भागीदारी होगी, आप डेली खेल रहे हैं तो आपको चिंता कम होगी, स्ट्रेस। अब मान लो एग्ज़ाम है या कोई कंपटीशन है, आप बिना प्रैक्टिस के चले गए तो क्या अच्छा खेल पाओगे? नहीं। इसीलिए खेल प्रदर्शन में मनोविज्ञान और खेल आपस में जुड़े होते हैं। खेल मनोविज्ञान दोनों आपस में जुड़े, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, मनोवैज्ञानिक तौर पे अगर आप जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, मनोविज्ञानी अध्ययन कर चुके हो तो अच्छा प्रदर्शन ही आपका ज़्यादातर होगा। क्लियर हो गया? ये चीज़ हमें याद रखना है। ठीक है। और एक है खेल एथलीटों को अपने शारीरिक प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी हैं, मनोवैज्ञानिक कारक खिलाड़ियों के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर लेंगे, हम हर चीज़ समझ लेंगे, मानसिक शारीरिक तौर पे पहले ही अगर समझ लिया तो वो अच्छा प्रदर्शन खेल में कर सकता है। क्लियर हो गया? ये चीज़ हमें याद रखना। ठीक है, तो मनोविज्ञान क्या है? उसके मन को पढ़ना मनोविज्ञान कहलाता है। चलिए अब आ जाएगा किशोर अवस्था से संज्ञात्मक परिवर्तनों की संक्षिप्त व्याख्या करें। अभी हमने वैसे पढ़ा था ये, लेकिन एक बार थोड़ा सा अलग करके इसको जान लेते हैं और अच्छा हो जाएगा। देखिए ध्यान सुनिएगा भाई। देखो पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, लापरवाही करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कठिन आएगा एग्ज़ाम। ठीक है, देखिए तो क्या बोला जा रहा है, देखिए। और ऐसा नहीं कि कोई कर नहीं सकता, हालांकि एनआईएस वालों का जो एग्ज़ाम होता है थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन निकाल सकते हैं आराम से, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। पर वही क्या है, डेली अपनी आदत बनानी पड़ेगी पढ़ने के लिए। देखिए
और बाकी मैंने एक वीडियो अपलोड करी है कैसे, जैसे 95 अब कैसे लाएं, वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया से चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और सर्च करो, मिल जाएगा वो टॉपिक ही बिल्कुल। देखिए, किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन क्या होता है वो देख लीजिए। एक किशोर में संज्ञानात्मक परिवर्तन, जैसे बॉडी के अंदर ही चेंजेस होते हैं, दिमाग मस्तिष्क के अंदर कैसे चेंजेस, किशोरों की सोच अमूर्त हो जाती है, यानी कोई रूप नहीं ले पाती, वो कुछ भी सोचने लग जाते हैं, है ना। अब वे तर्क के साथ एक मुद्दे पर जो है सोच सकते हैं, यानी अब वो क्या करेंगे, किसी टॉपिक के बारे में ना गहराई में चले जाएंगे, अगर जाएंगे भी ना तो बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाएंगे। किसी ने इंसल्ट करी है, मेरी इंसल्ट कैसे कर दी, क्यों कर दिया मेरा इंसल्ट, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं हूँ इस टाइम पे यही हो जाएगा उनके साथ। कभी कभी वे गंभीर रूप से चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, बिल्कुल खोए रहेंगे। इसीलिए हर माँ बाप क्या करें, अपने बच्चों को जब वो किशोर अवस्था में हैं तो विशेष ध्यान दें उनके ऊपर। उनसे आर्गुमेंट ना करें किसी चीज़ के लिए, उनसे प्यार से बात करें, समझाएं उनको। जब समझाएंगे तो अच्छे से समझेंगे ना बच्चे, ऐसा थोड़ी ना होता कुछ भी अपने मन से करने लग जाएं, समझते हैं। बस आप लोग क्या करें, देखिए, जब पेरेंट अपने बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड जब बिहेव करने लग जाते हैं ना, है ना, कुछ चीज़ों के ऊपर, तो वो क्या करेंगे, कोई भी बात छुपाएंगे नहीं अपने माँ बाप से, सारी चीज़ें शेयर करेंगे। अब समाज के बारे में हटाओ पहले समाज को, समाज तो बहुत सारी बातें करता है, आप पहले अपने बच्चे को समझो। एक बात बताओ, बच्चा कुछ कर लेगा तो वही समाज दे देगा आपको खाने के लिए, नहीं देगा ना, तो पहले बच्चों को समझो अपने। ठीक है, देखिए, तो वही चीज़ हमें जाननी है यहाँ पे। तो कभी कभी गंभीर रूप से सोचने लग जाते हैं, अर्थात चीज़ें कैसी होती हैं, वे कैसे हो सकती हैं, ताकि वे हर चीज़ पर सवाल उठाएं और उनके माता पिता को लगे कि उनका बच्चा सिर्फ तर्क के लिए हर चीज़ पर सवाल करता है। इस अवस्था में वे तर्क संगत बन जाते हैं, हर चीज़ में आर्गुमेंट, वे तर्क शक्ति विकसित करते हैं और अपने तरीके से पर्यावरण की हर चीज़ की व्याख्या करते हैं, यानी हर तरीके से अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे इस उम्र में। यह जो है पारस्परिक संबंधों, राजनीतिक दर्शन, धर्म और नैतिकता के बारे में भी सोचते हैं। सोचने में किशोरों की बढ़ती रुचि में स्पष्ट रूप से देखा जाता है, जिसमें दोस्ती, विश्वास, लोकतंत्र, निष्पक्षता, ईमानदारी जैसे अमूर्त अवधारणाएं शामिल होती हैं। इनमें कुछ घटनाओं के लिए मजबूत पसंद नापसंद विकसित होती हैं। इसी उम्र में क्या है, हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है तो मैं इसको प्राप्त करके रहूँगा, ऐसा होगा, मैं तो शक्तिमान हूँ, घूम के हर तरफ पहुँच जाऊँगा, है ना। खूब बड़े बड़े सपने देख लेते हैं इस टाइम पे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब वही सपने जब अगर पूरे नहीं होते तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसीलिए हर किशोर अवस्था में जो बच्चा है उसको थोड़ा सा माइंड को ना अपने कंट्रोल रखना पड़ेगा, और कंट्रोल करने के लिए माँ बाप हैं, वो क्या करें, भगवान की शरण लें। बच्चे जब भक्ति मार्ग में जाते हैं ना तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं हर फील्ड में। तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ना, देखो बच्चा अगर शराब पी रहा है, गंदी चीज़ें कर रहा है, तो माँ बाप वहाँ उसको देखकर इग्नोर कर देते हैं। कई बार समझाते भी हैं तो बस हाँ ठीक है, हो गया ऐसा, ठीक है, मार पीट देते हैं उसको। लेकिन कई बार ये ऐसा भी देखा जाता है, बच्चा अगर गंदी चीज़ों से अलग है और आध्यात्मिक मार्ग पे जाना चाहता है ना, भगवान में अपना मन लगाता है, तो माँ बाप बड़े टेंशन में, अरे ये बच्चा भगत बन जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है, वैसा हो जा रहा है। कुछ नहीं होता भाई, वो नर्क में जाने से अच्छा है कि वो अच्छी चीज़ों में जा रहा है। क्यों रोका जाता है बच्चों को, नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें, आ रही बात समझ में। और भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को निम्न स्थिति से उठाकर उच्च स्थिति तक पहुंचा देती है। आगे बात समझे, तो भक्ति करना गलत कभी नहीं हो सकता। भक्ति आपको दया भाव सिखाती है, भक्ति आपको अच्छा बुरा में फर्क सिखाती है। भक्ति जो है कभी आपको ये नहीं सिखाएगी कि आप हिंसा करें, है ना। भक्ति आपको अहिंसावादी बना देती है। आगे बात समझ में, इसलिए भक्ति करने से आप किसी को ना रोकें। हाँ गंदी चीज़ें कर रहा है तो आप उसमें रोको ना, अच्छी चीज़ों में कभी मत रोको बच्चों को, ठीक है। देखिए तो वो चीज़ है, उदाहरण के लिए यदि लड़का लड़की को विशेष प्रकार के कपड़े पसंद हैं तो वह वही पहनना पसंद करेंगे। यानी कि उनमें एक बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करने वाली जो है चीज़ें आ जाती हैं इस उम्र में, किशोर अवस्था में, ठीक है, 18 वर्ष की आयु तक। चलिए ये वाला समझ में आ गया। तो संज्ञानात्मक परिवर्तन यानी कि किसी भी चीज़ को मेज़र करके देखना शुरू कर देंगे अब वो, अच्छा बुरा,
मस्त, ठीक है। चलिए, तो ये चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे पांचवा, कल्पना की 5 प्रमुख इंद्रियों का वर्णन करें। कल्पना, 5 इंद्रियां जिन पर अगर किसी का नियंत्रण हो गया तो वो कभी गलत मार्ग पर नहीं जा सकता। और ये 5 इंद्रियों पर नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ भक्ति मार्ग पर ही चलकर आ सकता है। अपने मन से कुछ भी खा लिया, पी लिया, ठूस लिया, नशा कर लिया, इंद्रियों पे कंट्रोल है? जीभ पे कंट्रोल है? नहीं है ना। कुछ भी खा लिया अपने स्वाद के अनुसार। अरे भाई, जानवर को मार के खा लिया तुमने, पशु पक्षियों को, मासूमों को मार कर खा लिया, ये कोई बात होती है क्या? नहीं। अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करें। जब आपको समझ में चीज़ें आने लग जाती हैं ना, तो आप उन चीज़ों को हटाओ, है ना। कोई भी बच्चा पेट से सीख के नहीं आता है, माँ की कोख से सीख के नहीं आता है। समाज में रहते हुए ही अच्छी बुरी चीज़ों का उसको जो है फ़र्क करना पड़ेगा। हाँ, सुन के भी आप इग्नोर कर रहे हो तो आपसे गंदा इंसान कोई नहीं होगा, ठीक है। सुन के भी इग्नोर कर दे रहे हो कि हाँ ये पाप है, ये गंदी चीज़ है, मुझे नहीं करना है, किसी जानवर को नहीं मारना। अरे हम तो भाई करेंगे ही, हमें कौन रोक सकता है। करो, बाद में जब आएगा समय लौटकर तो पता चलेगा, ठीक है। इसीलिए हर शिक्षक का कार्य होता है अपने जो छात्र हैं, बच्चे हैं, शिष्य हैं, उनको अच्छी शिक्षा देना, ठीक है। यही अच्छी शिक्षाएं होती हैं। तो देखो, इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे? एक होता है दैहिक बोध। दैहिक बोध मतलब शारीरिक स्पर्श वाली, जैसे शारीरिक स्थिति या हलचल की अनुभूति। संवेदना हमारे शरीर की भावना है, क्योंकि वह विभिन्न स्थितियों में चलती है। जैसे शरीर का स्पर्श, कुछ ऐसी इंद्रियां होती हैं शरीर में जो कामोत्तेजना पैदा करती हैं। इस अवस्था में, किशोर अवस्था में कामोत्तेजना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चे गंदे दृश्य देखना शुरू करते हैं मोबाइल फ़ोनों में, है ना, और दूसरे लोगों के प्रति गंदी दृष्टि रखना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें क्या है? तो ये पहली इंद्री जिस पे आपको कंट्रोल करना है। दूसरा है दृश्य बोध, गंदी चीज़ें देखना, आंखें आ जाती हैं। एक तो शरीर की वह इंद्रियां जो काम भावना को प्रकट करती हैं। दूसरा है दृश्य बोध, देखने की, आप गंदी चीज़ें देखोगे तो गलत चीज़ें भी आप करना शुरू कर दोगे। तो दृश्य बोध होता है, यानी दृश्य बोध का इस्तेमाल संचालन को देखने के लिए किया जाता है। एक है श्रवण बोध। श्रवण मतलब क्या होता है? सुनना, यानी श्रवण इंद्रियों का प्रयोग ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए एथलीट गेंद को हिट करने की आवाज़ सुन सकते हैं। यानी कि देखिए, हम यहाँ पे अलग अलग चीज़ों की बात करेंगे, आध्यात्मिक प्लस में ये जो चीज़ें हैं इन सब की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक होता है, वही कल्पना कीजिए कि 5 प्रमुख इंद्रियाँ, तो एक तो हो जाएगी दैहिक बोध, स्पर्श होता है जब कोई चीज़ स्पर्श करता है। एक होता है दृश्य बोध, जैसा आप देखोगे वही करना शुरू कर दोगे। अगर आपके सामने गलत चीज़ हो रही होगी, कोई गंदी हरकत कर रहा होगा, आप हट जाइए वहाँ से। फ़ोन में आप गलत चीज़ें देख रहे हो, गलत है ये, बिल्कुल अलग हटाओ उसको। अगर हटा दोगे, देखोगे ही नहीं, तो वो चीज़ें होंगी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद है श्रवण बोध। श्रवण यानी कि सुनना, गलत चीज़ सुनोगे तो गलती करोगे। दूसरी बात, अच्छी चीज़ें सुनने की प्रयास करो। आजकल लोग अच्छी चीज़ों की तरफ कम, गंदी चीज़ों की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ आराम मिल रहा है उनको, पर बाद में आराम नहीं मिलने वाला है, देख लीजिएगा। जो अच्छी चीज़ें हैं वो एक पल को थोड़ा सा तकलीफ, दुख दे सकती हैं, लेकिन बाद में सुख ही सुख होता है उनमें। पर ये जो गंदी चीज़ें हैं, इनमें अभी आपको सुख मिल जा रहा है, लेकिन बाद में भोगना पड़ेगा बहुत बुरा, ठीक है। देखिए, उसके बाद है स्पर्शी बोध, यानी स्पर्श करना। तो स्पर्श के लिए स्पर्श का भाव मूल रूप से होता है स्पर्श यानी छूना, ठीक है। दैहिक मतलब शरीर वाला बताया था मैंने, स्पर्श मतलब छूना, और भाव मूल रूप से होता है एथलीट इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि बल्ला उनके हाथों में कैसा लगता है। तो यानी स्पर्श यानी बैट वगैरह देख के, तो यहाँ उन सब की बात, एथलीट्स की बात भी हो रही है। बाकी हम किशोर अवस्था को और डिटेल में जान रहे हैं साथ ही साथ, ठीक है। देखिए, उसके बाद है श्रवण भाव। श्रवण भाव मैंने आपको बता ही दिया है, सुनने का। श्रवण भाव को जो है यहाँ पे सूंघने में, एक होता है सूंघने की भी, तो सूंघने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इस जो है एक एथलीट ताज़ी घास को सूंघ सकता है। देखा होगा मॉर्निंग वॉक पे जब हम जाते हैं, किसी पार्क वगैरह में जा रहे हैं, तो वहाँ बहुत अच्छी सुगंध आती है, खुशबू घास वगैरह की, है ना, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, एक छठा क्वेश्चन है, आत्मचर्चा के रूपों को संक्षेप में बताइए। आत्मचर्चा क्या होती है? आत्मचर्चा मतलब अपने बारे में बात करना। जो लोग अपने बारे में बात करना शुरू करते हैं ना, बहुत यूनिक होते हैं। अपने बारे में जानो पहले। अरे भाई, दूसरों को समझने निकल गए, अपने बारे में तो जान लो। क्यों ऐसा होता है ना? तो जब हम अपने बारे में, देखिए, जब हम कोई गंदा काम करते हैं तो अपने आप को कोसो, मेरे से क्यों हुआ ये गंदा काम, मैं नहीं करूँगा आगे से ये सब चीज़ें। अच्छा करते हैं, अरे वाह मैंने कितना अच्छा काम किया, अब दोबारा मुझे ये काम करना है और अच्छा करना है इससे,
ये चीज़ होती है। देखिए आत्मचर्चा यानी सकारात्मक बात, अपने आप से पॉजिटिव बातें करो। अरे मैं कर लूँगा यार, क्या टेंशन है, हट मैं आराम से कर लूँगा। ये नेगेटिव लोग हैं, गंदा मन है, बोलने दे इसको, हटा तू कर। तो एक बार उतर जाओ, जबरदस्ती मन नहीं कर रहा ना, फिर भी करने की कोशिश करो, थोड़ा सा कदम बढ़ाओगे ना, और जब एक बार लाभ मिलेगा ना, उसका परिणाम की चिंता तो पहले करना मत। लाभ जब मिल गया तो देखना फिर और मजा आएगा, मजा ही मजा आ जाएगा। इसलिए सकारात्मक चीज़ें करो, पॉजिटिव चीज़ें, ठीक है। तो यही चीज़ है। दूसरी है निर्देशात्मक आत्मचर्चा, यानी कि इस प्रकार की स्वयं चर्चा में व्यक्ति निष्पादन के तकनीकी या कार्य संबंधी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण के लिए बास्केटबॉल शूट के लिए गेंद को छोड़ने या अपने घुटने को मोड़ने आदि के लिए अपने पैर को ऊपर उठाएं, यानी कि इस तरीके से पैर को उठाते हैं और उसमें जो है बास्केट में डालते हैं। पहले झुकना पड़ता है ना, तो झुकेंगे जभी तो ऊपर तक जाएंगे, तो थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा पीछे भी बढ़ना पड़ता है, ये चीज़ें। एक है नकारात्मक भाग, तो नेगेटिव पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए सकारात्मक में कम है, नेगेटिव में ज़्यादा है, क्योंकि लोग आजकल नेगेटिव ज़्यादा है। कोई भी काम करने से पहले अरे यार मुझसे तो हो नहीं पाएगा यार, ये मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो कुछ भी नहीं हो सकता तुमसे। इसलिए नेगेटिव आने से पहले ही ओए हट, मेरे को अपने बारे में सोचना है, फैमिली के बारे में सोचना है, अपने समाज के लिए अच्छा करना है, करो ना, टाइम थोड़ी ना है। एक बार चीज़ें जब खत्म हो गई ना, वापस नहीं आने वाली भाई, समय बीत गया। अब जो बच्चे समय वेस्ट कर रहे हैं अपना, मान लो 1 महीना तुमने वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं किया, सिर्फ घर में सो रहे थे, क्या उस 1 महीने में बहुत कुछ नहीं कर सकते थे? सोच के देखिए, उस 1 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते थे। जिस टाइम आप सो रहे थे ना, उस टाइम बहुत बच्चे पढ़ रहे थे, तो आप जब उठोगे तो वो बच्चे तो और ज़्यादा आगे पहुंच चुके होंगे। सोचने वाली बात है ना। तो आप प्रैक्टिस तो करो, शुरू तो करो, स्टार्टिंग तो करो। सोचना क्या, इतना सोचते रह जाओगे तो हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं हो पाएगा फिर। इसलिए सोचा, तुरंत उसको काम करना शुरू कर दिया। अरे बुरी चीज़ों को हटाओ। तो नकारात्मक बातें हैं, ये आपको प्रदर्शन करने नहीं देंगी, अच्छा खेलने नहीं देंगी, अच्छा कार्य करने नहीं देंगे। इसलिए नेगेटिव पॉइंट्स को आने से पहले ही आपको अच्छे से पता है कि क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव होता है, अच्छे से पता है, सबको पता होता है, ठीक है। वो हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है हम कर क्या रहे हैं, है ना। अच्छी चीज़ें चुन रहे हैं, बुरी दोस्त हैं, दोस्त आपको गंदी चीज़ करने के लिए भी बोलेंगे, अच्छी चीज़। जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी ना कि हाँ कर, तब तक आप कर नहीं पाओगे उस चीज़ को। गलत काम है, अंदर से आवाज़ आई कर, और करना शुरू कर दिया, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरे पे दोष मत डालना। दूसरे गंदी चीज़ें कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, आपको भी ऑफर कर रहे हैं, बोल दो नहीं नहीं मुझे नहीं पीना। जबरदस्ती कोई तो ना मुंह में पिला देगा। खुद का मन होता है इंसान तब गड्ढे में गिरता है। आ रही बात समझ में? खुद का मन, यानी सबसे बुरा क्या है? मन है, और सबसे अच्छा क्या है? मन ही है। मन से बड़ा दोस्त नहीं, मन से बड़ा दुश्मन नहीं। इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। देखिए उत्तेजना संबंधी विनियमन का वर्णन करें। उत्तेजना क्या होती है? देखिए उत्तेजना क्या होती है? उत्तेजना किसी व्यक्ति में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का एक संयोजन है। उत्तेजना यानी क्यूरियोसिटी, अरे जल्दी जल्दी करो, और यह किसी विशेष क्षण में प्रेरणा की गहन आयामों को संदर्भित करता है। एक व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय हो जाता है, मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी, चलो हमें ये काम करना है, ये चीज़ें। और एक व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय हो जाता है। शारीरिक प्रदर्शन के साथ उत्तेजना की तीव्रता का सीधा संबंध है। 2 सिद्धांतों को प्रदर्शन के साथ उत्तेजना के संबंध में माना जाता है ना, उत्तेजना के संबंध में माना जा सकता है। तो ये चीज़ जैसे उल्टा यू सिद्धांत और ड्राइवर सिद्धांत, यानी ड्राइव सिद्धांत क्या होता है? उल्टा यू दिख रहा होगा आपको। देखिए उत्तेजना क्या होती है? क्यूरियोसिटी, कुछ कार्य करने की उत्सुकता। देखिए कैसे। और प्रदर्शन के बीच रैखिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ है यदि व्यक्ति को कम उत्तेजना है तो प्रदर्शन कम होगा और खिलाड़ी को यह नहीं समझा जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे उत्तेजना बढ़ती है, ड्राइव थ्योरी के अनुसार प्रदर्शन करता है। यहाँ डायग्राम भी दिख रहा होगा, बढ़ता है। जबकि इन वर्ड यू
थ्योरी से पता चलता है कि उत्तेजना का प्रदर्शन का संबंध वही होगा जो ड्राइव थ्योरी के अनुकूलतम स्तर तक होता है। जहां सबसे अच्छा प्रदर्शन होता है उसके उत्तेजना में और सुधार प्रदर्शन में गिरावट का कारण बन जाता है। देखिए, जहां उत्तेजना कम होगी वहां, जैसे आपको किसी काम को करने की क्यूरियोसिटी नहीं है, क्या अच्छा काम कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमें क्या होनी चाहिए? सारी चीज़ें करने के लिए उत्सुकता, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, और वही बोल रहा है जो उच्च स्तर की उत्तेजना के इष्टतम स्तर को दर्शाता है और कम या बहुत ही उच्च उत्तेजना के साथ कम प्रदर्शन, उल्टे यू सिद्धांत एक वक्रतापूर्ण जो है संबंध का प्रस्ताव करता है। तो कहने का मतलब क्या है? कामोत्तेजना प्रदर्शन को बढ़ाती है बहुत ज़्यादा। अगर कामोत्तेजना ज़्यादा होगी तो किसी भी कार्य को आप बहुत तेज़ी से कर सकते हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। कामोत्तेजना कम होगी, सिंपल सी बात है, तो आप जो है वहीं के वहीं रह जाओगे। तो ये चीज़ हमें याद रख लेनी है बेहतरीन तरीके से। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सबको समझ में आ गया अच्छे से? तो ये आपका चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त। ठीक है, अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आई हो, आप आने वाली वीडियोस आपको सारी मिलती रहे, इसलिए चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप लोग, और अपना प्यार साइमन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देते रहें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।